Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chef specialist in Burewala as well as in Chichawatni. कुछ पेशेंट सवाल करते हैं स्पेशली दमा के बारे में। डॉक्टर साहब बताएं, हमने सुना है कि दमा जो है वो सारी उम्र रहता है। हमारे कुछ ख़ानदान में मेंबर्स को था और वो सारी उम्र सांस के प्रॉब्लम के साथ ही रहे हैं। और वो फिर एक एग्जांपल देते हैं जो फेमस है हमारी सोसाइटी में। पंजाबी में वो कहते हैं जी दमा दम से है, मतलब आपको जो दमा या एज़मा है, जो सांस की बीमारी है, इसको हम सांस की नालियों की एलर्जी भी कहते हैं, कि वो सारी उम्र रहेगा। अब खा आप इलाज करें या ना करें। अब ये एक प्रॉब्लम है जो यूजली हम सुनते हैं उठते बैठते हमारी सोसाइटी में। अब इन चीज़ों का मैं लॉजिकली और एविडेंस बेस्ड जो है वो जवाब देना चाहूँगा। और इसका मकसद ये है कि अगर कोई आदमी जिसको आपके रिश्तेदारों में या किसी को प्रॉब्लम है एज़मा का, दमे का, या सांस का, या खांसी का, या नज़ला ज़ुकाम का, और कई सालों से वो बर्दाश्त कर रहा है, ये उसके लिए अगर किसी एक फ़र्द को भी फ़ायदा होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये काविश किसी के काम आ सकेगी। अब इसमें जो एज़मा है, ये थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या बीमारी है। मैं इसको आम लफ्ज़ों में ज़रा एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। जो एज़मा है, या इसको आप दमा कहें या एज़मा कहें या सांस की नालियों की एलर्जी कहें, ये बाय डेफिनेशन जो ये बीमारी, इसको हम कहते हैं एपिसोडिक। एपिसोड मतलब कभी कभी आने वाला प्रॉब्लम, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद। कब होता है? जब हम वर्ड बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश में है एलर्जन या ट्रिगर, यानी जिस तरह मिट्टी, धुआं, ठंडी हवा, सर्दी का मौसम, पोलन्स, इन सब को हम एलर्जेंस कहते हैं। यानी जब वो एलर्जन से आपका एक्सपोजर होता है, यानी मिट्टी या कोई धुआं या कोई ठंडी हवा या कोई चीज़ जब वो आती है, तो आपको प्रॉब्लम होता है या तो नहीं होता। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें कभी कभी मसला होता है, हमें तो सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता था, दरमियान में हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जिस तरह सीज़न है, ये गंदम का सीज़न है, गंदम के मौसम में हमें प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज नहीं होता। वो भी ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि जिस तरह पोलन्स का एक स्पेशल मौसम आता है, उसमें हमें सांस का मसला होता है, अदरवाइज हम ठीक हैं, जो वो भी ठीक कह रहे हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज़ को बेसिकली मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब उसमें जब एक्सपोजर होता है तो मसला होता है या तो नहीं होता है क्या बेसिकली, मैं थोड़ी सी एग्जांपल समझाना चाहूँगा। जैसे आपको अगर चोट लगती है, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से हाथ पे लगती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और उसके बाद एक स्कार बनता है, एक दाग सा रह जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही होता है आपकी सांस की नालियों के अंदर जब कोई एलर्जन आता है, आपको दोबारा फिर उसी जगह पे दोबारा फिर चोट आती है, थोड़ी ब्लीडिंग होती है और फिर जख्म रह जाता है। तो इसी तरीके से जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर वो जो सोजिश है वो इकट्ठी होती जाती है और आपकी जो सांस की नालियां हैं वो बंद होती जाती हैं। अब याद रखेंगे जो सांस की नालियां हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं। अब वो जो मिलीमीटर्स की नालियां हैं जब उनके अंदर वो इन्फ्लेमेशन इकट्ठी होती है तो डेफिनेटली विद इन ईयर्स वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें एक याद रखें कि सांस की नालियां बिल्कुल पाइप की तरह होती हैं। एक जिस तरह पाइप, खुला पाइप है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का है और उसके अंदर एक्यूमुलेशन, उसके अंदर वो जमा हो रही है सोजिश, या जिसको मैं इन्फ्लेमेशन या सोजिश का नाम दे रहा हूं। बिल्कुल इस तरह मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। जिस तरह कुछ लोग अगर हुक्का पीते हैं तो हुक्के की जो नाली होती है उसके अंदर धुआं जम जाता है और वो वक्त के साथ अगर आप 3 या 6 माह के बाद उसको साफ ना करें तो बंद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिलेंसर जो गाड़ियों के होते हैं उनके अंदर धुआं जम जाता है, बिल्कुल इसी तरह जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन है वो सांस की नालियों के अंदर वो जमा होती है और ये टाइम लेती है, कई सालों में होती है, ये जल्दी महीनों में नहीं होती। अब इसमें काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जो एज़मा है ये कभी कभी होती है। कभी कभी का मतलब है कि जब वो एलर्जन या ट्रिगर जिसको मैं कह रहा हूं जब वो आएगा तो मसला होगा, या तो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब पेशेंट क्या कहता है? पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब सर्दी में था और अगली सर्दी में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गंदम के सीजन में था और अगले सीजन में हुआ, दरमियान में बिल्कुल ठीक ठाक था। अब वो भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट काम की बात आपके समझने की है वो ये है कि बिटवीन में जो सीजन था, वो जो साल या 6 माह था, उसमें वो इन्फ्लेमेशन उसकी अपनी जगह थी
और जब उसका सेकंड एक्सपोजर हुआ उन चीजों से तो उसकी इन्फ्लेमेशन उसमें एडअप हो गई और अगले साल और। अब होता क्या इसमें, वो जैसे मिलीमीटर्स की जो सांस की नाली है वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती है, मतलब तंग होती है, तो आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर साल टू साल था प्रॉब्लम तो वो फिर 8 माह के बाद होगा, अगली दफा जो है वो 6 माह के बाद होगा, फिर 4 माह के बाद होगा, इस तरह मतलब वो बढ़ता जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जब उसको प्रॉपर आप ट्रीट नहीं करते, कम से कम 8 से 10-12 साल में क्या होता है, वो मुश्किल हो जाता है। तो जब वो मुश्किल हो जाता है तो फिर हमारे जो पेशेंट वो कहते हैं जी मुझे अब दमा है, अब मुझे सांस का मसला है। तो अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताना चाहूंगा। अब इसको एजमा हम नहीं कहते, वो कॉम्प्लिकेटेड एजमा या सीओपीडी हम कहते हैं, एक बीमारी बन जाती है, मुश्किल सांस का मसला, जिसकी मैं बात कर रहा हूं और जिसकी आप उठते बैठते एग्जाम्पल सुनते हैं जी दम देनाल है, ऐसी बात नहीं है। तो अब जब वो शुरू में स्टार्ट हुआ था, जो कभी कभी हो रहा था, तो यही तो एजमा है और इसी को हमने ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है वो एक अलग एस्पेक्ट, उस पर अलग बात करेंगे। तो अगर इसमें जो काम की बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाए, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाए और उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाए। क्योंकि ये जो सोजिश की मैं बात कर रहा हूं इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। हम कहते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, वो उसको कैटेगराइज करते हैं। एक टेस्ट होता है लंग फंक्शन टेस्ट, ये स्पायरोमीट्री कहते हैं। ये पूरी दुनिया में एक ही टेस्ट होता है सांस की नालियों के लिए और ये WHO की गाइडलाइंस में है, जीना गाइडलाइंस कहते हैं उनको। तो अब ये बात है, ये है उसकी स्टोरी एजमा की कैसे होता है कि पहले कभी कभी होगा, अगर उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें यह है कि वो एक्यूमुलेशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस रहता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पेट्रोल है और उसके अगर आप तीली लगाएं तो आग लगती है। तो जो इन्फ्लेमेशन वो जब आपकी पड़ी होती है तो ट्रिगर जो हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको उर्दू में आप तीली कह सकते हैं। तो जब वो एलिमेंट आता है, वो मिट्टी हो सकता है, वो धुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको सांस का मसला होता है। अब जिसको सांस का प्रॉब्लम है वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है कि बाज़ औक़ात इसमें बहुत शदीद किस्म के अटैक आते हैं, बाज़ औक़ात नॉर्मल सा होता है। तो इसमें भी ये वेरी करता है, कभी ये कम होगा, कभी ज्यादा होगा, शिद्दत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कभी रोजाना होगा, कभी 8 दिन के बाद होगा। तो अब काम की बात इसमें जो समझने की है या मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इसको आपने, जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी भी हो रहा है, तो उसको आप ठीक करें। ठीक कैसे करें, आप मुतल्लिका अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेहतरीन तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें जो एक गैप आता है, जो शुरू में प्रॉब्लम कभी कभी था और एक लेवल पे जाके वो मुश्किल हो गया, मतलब हम कहते हैं परसिस्टेंट एज़मा। ये था एपिसोडिक एज़मा और आगे परसिस्टेंट एज़मा। इसमें कोई 8 से 10 साल का एक अरसा होता है, मुख्तलिफ वेरी करता है, 8 से 10 साल, 6 से 10 साल। तो अब जब ये स्टार्ट में था, इसको अगर आप मुतल्लिका अपने किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक हो जाते और कंफर्टेबल लाइफ गुजारते, इस तरह दूसरा बंदा गुजारता है। जब ये परसिस्टेंट हो जाते हैं, अब ये एग्जांपल है जो आप सुनते हैं अपनी सोसाइटी में, जी दम देनाल है, तो अब उसमें जो रीमॉडलिंग हम लफ्ज बोलते हैं कि सांस की नालियां जो है उनकी सोजिश वो पक्की हो जाती है, वो रीमॉडल हो जाती हैं, वो थिक हो जाती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं और फिर मुश्किल रहता है। अब उसको कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है। सीओपीडी भी हम कहते हैं उस स्टेज पे आगे जाके, या क्रोनिक एज़मा। तो इसमें जो एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो जिसको है ये प्रॉब्लम या जिसके किसी रिलेटिव को है, वो बेहतर समझेगा कि जब ये कभी कभी हो रहा है, इसको अगर आप कंट्रोल करें तो इसका 100% कंट्रोल है, आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करते, आप कंट्रोल, एक होता है प्रॉपर कंट्रोल, एक होता है इम्प्रॉपर कंट्रोल। प्रॉपर कंट्रोल तो वो है जो आपको डेफिनेटली आपका पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट बताएगा और वो एक अलग एस्पेक्ट है इसके। अब इसमें जो समझने की बातें हो मैं बताना चाहूंगा। इसमें यह है कि आपने जिस तरह कंट्रोल हमारी सोसाइटी में किया जाता है, फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे तो वो जाते हैं किसी से दम करवाएंगे, मतलब एक जो यूजुअल प्रैक्टिस है, ठीक है जी। उसमें क्या करता है, एक जो, मतलब मैं किसी का वो नहीं कहना चाह रहा, अदरवाइज यूजुअली जो दम करने वाला था उसने साथ में एक बेटनीसोल टैबलेट होती है स्टीरॉयड की शक्ल में, उसको पीस के वो पुड़ी दे देते हैं। अब वो दम भी करते हैं, साथ में आपको पुड़ी देते हैं। तो अब काम क्या कर रहा है, बेसिकली वो बेटनीसोल काम कर रही है जो पीस के आपको दी है। तो आप कहेंगे क्या बात है जी, हमारा तो सांस ठीक हो गया। तो 1, 2, 3 माह के लिए आप ठीक रहते हैं। अब आप ठीक नहीं रहते, अब उसमें आपकी जो सिम्टम या जिसको मैं अलामत कह रहा हूं, वो जो सांस का मसला था या खांसी थी, वो दब गई है, स्प्रेस हो गई है, लेकिन डिजीज इन प्रोग्रेस है। अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी वो बढ़ रही है, वक्त के साथ वो ज्यादा हो रही है। अब आप पहले 6 माह के बाद जाते थे, अभी आपको 4 माह की प्रॉब्लम होगा, फिर दोबारा जाएंगे, आपको फिर पुड़ी देंगे और इस लेवल पे वो फिर कंट्रोल कर लेगी टू सम एक्सटेंट, और उसकी फिर ड्यूरेशन कम होती जाएगी।
अगले एस्पेक्ट भी, अब ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो हमारी सोसाइटी में, अगले एस्पेक्ट में हमारा पेशेंट जाता है एक क्वैक के पास, वो क्या करता है, वो इंजेक्शन लगाता है। अब वो इंजेक्शन जो है वो भी स्टीरॉयड और बड़ा पोटेंट स्टीरॉयड होता है। अब उससे क्या होता है, आपका 1 मंथ निकल जाता है, बाज़ का 2 से 3 मंथ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने जो सिम्टम्स हैं उनको उसने सप्रेस कर दिया है, डिजीज इन प्रोग्रेस है जो भी आपकी है अंदर सांस की नालियों के अंदर। तो अब उसमें डेक्सामेथासोन भी लगाते हैं, जिसको डेकाट्रॉन भी कहते हैं। तो इसके अलावा और भी काफी स्टीरॉयड जो पोटेंट हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि उससे आपकी सिम्टम्स जो हैं वो सप्रेस हो रही हैं, डिजीज इन प्रोग्रेस है। अब वो इंजेक्शन अगले स्टेप पे वो उसका अपना काम है खास, वो करता है, उसके बाद वो छोड़ जाता है। फिर टैबलेट मॉन्टीलुकास, मॉन्टिकेट या कुछ भी कहें आपको है कि आगे हाथ आते हैं वो आपको देता है, एक खास लिमिट तक कंट्रोल करती है। अब इस सारे जो एक प्रोसेस 5-6 साल का था, उसमें आपकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है वक्त के साथ, जो अंदर इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रहा था। ऊपर से आपके सिम्टम्स या अलामतें वो जो सप्रेस हो रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं जी मैं ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, टाइम पास हो रहा है जी, ठीक है जी, काम शाम कर रहा हूं अपना, लेकिन डिजीज इन प्रोग्रेस है अंदर से। अब जब 2 या 4 साल के बाद एक आप एमबीबीएस जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो उस वक्त टू सम एक्सटेंट आपकी डिजीज जो है वो कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती है, तो वो आपको फिर इमीडिएटली किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। तो अब ये बेसिकली पॉइंट था, ये पहला बंदा था एमबीबीएस लेवल का जिसके पास आपको फर्स्ट आना चाहिए था, जो कि 4-5 साल पहले आना चाहिए था, और आपको वो कंसल्टेंट के पास भेजता। डेफिनेटली आपका विद इन फ्यू डेज, 8 डेज जो है ना आपका कंट्रोल हो जाता और आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ गुजारते। तो अब इस लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे हम एज़मा जो है ना, जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इसमें हम फंगस लग जाती है यूजुअली, आमतौर पर जब ये कॉम्प्लिकेट, फंगस जो पंजाबी में उल्ली भी कहते हैं, फंगस, वो लग जाती है। एबीपीए कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ये इंग्लिश का लफ्ज है, एक डायग्नोसिस है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसमें टू सम एक्सटेंट जो है, इसकी फिर आगे 3-4 स्टेजेस हैं, वो एक आम बंदे के लेवल की नहीं है बहरहाल। अब उसमें जब आप इंटर हो जाते हैं तो इसको अगर तो इनिशियल स्टेज पे आ जाए तो फिर भी इसका अच्छा प्रोग्नोसिस, मतलब अच्छा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब इसमें लेटर स्टेज में आते हैं तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और यूजुअली पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब है जिस तरह किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं या हार्ट फेल हो जाता है, जिस तरह आप कहें, मतलब फेलियर का मतलब फेलियर। अब उसमें है आपको ऑक्सीजन पे जाना पड़ता है। तो अब इसमें जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं कि यानी एक ऐसी डिजीज जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से 100% कंट्रोल कर सकते थे और आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती थी, और इससे डेफिनेटली आपकी फैमिली इफेक्ट होती है, आपके रिलेटिव इफेक्ट होते हैं। अब अगर इसको आप कंट्रोल करते तो आपकी लाइफ पोटेंशियल होती, आप अपना काम करते, जो भी बिजनेस कर रहे थे करते, आप अपने बच्चों को टाइम देते, हेल्थ आपकी ठीक होती। इसको आप कंट्रोल नहीं किया किसी भी वजह से, आप प्रॉपर बंदे के या डॉक्टर के पास नहीं जा सके, तो अब जब ये कॉम्प्लिकेट होगी तो डेफिनेटली आप इसमें 2-3 बर्डन हो गए। एक तो आप खुद काम नहीं कर रहे, दूसरा आपका डिजीज का बर्डन, और तीसरा वो जो आप स्टीरॉयड लगवाते रहे थे, अब उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो 3-4 हैं। उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस हम हड्डियों को कहते हैं, और स्किन आपकी पेपरी स्किन कहते हैं, वो बिल्कुल थिन हो जाती है, उसके ऊपर दाग या ब्रूजेस या ब्लीडिंग होना शुरू होती है, हाथ लगाएं तो ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन इस वक्त में आ चुकी होती है। तो अब इसमें जो एक डिजीज जिसको आप 100% कंट्रोल कर सकते थे, जिसका इलाज कर सकते थे, उसको कॉम्प्लिकेट करके इस स्टेज पे लाए, और इसमें इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज्यादा, डेफिनेटली आपको भी हैं, आपकी फैमिली को भी हैं। तो इसमें जो टेक होम मैसेज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो मैंने कोशिश की है इसको जरा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की, कि अगर किसी को आपके सराउंडिंग में एज ए आप कार खैर के तौर पे अगर आप किसी को जानते हैं, दोस्त है आपका, कोई फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेंबर है जिसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब सांस का कभी कभी होता है, और ये कभी कभी होता है, साल के बाद 6 माह के बाद घुटन होती है सांस में, खांसी होती है, कभी कभी नज़ला जुकाम रहता है, कभी कभी मतलब सीजन में, सर्दियों के मौसम में, तो उसको आप उसको बताएं कि इसका बेसिकली अगर इसको आप सही कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी ये स्टेज आती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन वो स्टेज आती है, 10 में आए, 15 में आए, कभी आए, वो आती है। अगर उसको प्रॉपर कंट्रोल ना करें तो आप उसको बताएं कि वो शुरू में ही किसी जाके अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाए, उसको प्रॉपर कंट्रोल करे, बजाय कि उसको वो कॉम्प्लिकेट कर ले। तो डेफिनेटली आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को अगर आप एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक सदका है। तो उसको किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजें और वो उसको डेफिनेटली उसको ट्रीट करेगा और उसका ये प्रॉपर हल है। अब ये एक तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप उसको रेफर करें, उसको बताएं, वो जाए।
दूसरा, इसका इलाज तो इसमें नहीं बताया जा सकता, डेफिनेटली उसको फिर असेस करना होता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है, टेस्ट वेस्ट करके। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, जो आप मतलब कुछ परहेज कर सकते हैं एजमा इसके बारे में, वो ये है कि एक तो आपने ट्रिगर से बचना है। जो मैं एलर्जी एंड ट्रिगर की बात कर रहा था, उसमें जो है वो मिट्टी, धुआं, ठंडी हवा, सर्दी का मौसम, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, मिलों में काम करते हैं, अब उनका भी एक्सपोजर जो होता है वो होता है उनसे, वो डस्ट से और उस चीजों से, कॉटन की जिस तरह फैक्ट्रियां हैं। तो उनके लिए कि वो क्या कर सकते हैं, एक बंदा अगर जिसने काम सीखा है, 10 साल काम किया और उसका उससे रोजगार वाबस्ता है, वो काम तो नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करे? उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मास्क होते हैं, तो वो प्रोटेक्शन के तौर पर मास्क लगाए, ये किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अपने सुपरवाइजर को या किसी फैक्ट्री के मालिक को कह के वो उस जो बहुत ज्यादा डस्ट वाला एरिया उससे किसी ऑफिस वर्क में मुंतकिल हो सकता है, तो ये इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा ये है कि वो दरमियान में जब उसकी सिम्टम्स ठीक होती हैं तो उसको वो ठीक ना समझे, उसका अपना एक प्रॉपर इलाज करे और जो उसको डॉक्टर, उसका पल्मोनोलॉजिस्ट है, उसको प्रॉपर फॉलो करता रहे, ये उसके सोल्यूशन में ये कर सकता है। इसके अलावा जब आंधियों वाला मौसम आता है, ये सीजन आता है, तो इसमें डेफिनेटली वो इससे बचे। जिस तरह पोलन्स का मौसम आता है तो आप अपनी जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां, उनको बंद रखें। और गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो उसके जो शीशे बंद रखें ताकि आपको वो पोलन्स इफेक्ट ना करें। तो अब ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट परहेज कर सकते हैं, जिससे आपको वो एलर्जन या एक्सपोजर होता है। लेकिन मेन चीज है जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको क्या ठीक करना है, वो मैं आपको बताया कि वो आपको डेफिनेटली आपको पल्मोनोलॉजिस्ट देखेगा, उसको डायग्नोज करेगा, उसको क्लासीफाई करेगा कि वो कौन सी आपकी सिवियरिटी की क्लासिफिकेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, जो भी उसमें है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेगा। तो इसमें जो टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी को एजमा या दमा या सांस की नाली की एलर्जी, मतलब ये सेम चीजें हैं, इसको मुख्तलिफ वर्ड्स में आप रो सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका प्रॉपर इलाज करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको सारा बता दिया है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है, वो कभी भी हो। तो एक साइड पे आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है। और दूसरे एस्पेक्ट में जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो डेफिनेटली उससे आप भी सफर करते हैं, आपकी फैमिली भी सफर करती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को इन तमाम बीमारियों से बचाए, और जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।